सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज ज़रा सियासी सूरत हाल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। तो अगर हम मुल्क की सियासत के निचोड़ पर बात करें नाजरीन, तो जो मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत है अब वो पूरी होने में 2 माह से भी कम वक्त रह गया है, जिसके बायस जो PDM इत्तेहाद है वो इक़्तिदार छोड़ने का पाबंद होगा और उसकी जगह निगरां हुकूमतें ले लेंगी, जो इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी भी हैं। लेकिन इंतखाबात के हवाले से अब भी एक गैर यकीनी के बादल हैं जो कि छाए हुए हैं और कयास आराइयाँ भी अपनी जगह हो रही हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे भी या नहीं। सियासी खदशात को मुस्तहकम मईशत पर फोकियत देकर बजट जैसा अहम मौका भी गवा दिया गया और अब PDM जमातों में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कौमी असम्बली में बजट पर बोलने से इनकार करते हुए ये कहा कि वो इस बजट पर होने वाली अमूमी बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे कबल नून लीग के साथ बजट तजावीज़ के लिए होने वाले दौरे इजलास में भी बिलावल भुट्टो ने शिरकत नहीं की थी। 17 जून को स्वात में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को वार्निंग देते हुए कहा था कि सलाम मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो फिर पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। अब इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या PDM जमातों ने इंतखाबात से कबल ही अपनी सियासी जो राहें हैं वो जुदा करना शुरू कर दी हैं या जुदा करने का सोच लिया है। इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान पड़ने वाली ये दरारें हकीकत में क्या इख्तलाफात को जन्म दे रही हैं या फिर ये महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। अब अगर हम बात करें कि सियासी बयानात तो आते ही रहते हैं, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो आम इंतखाबात के नतीजे में इस वक्त कोई भी सियासी पार्टी तन तना हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि PDM के इत्तेहादियों का सियासी मुस्तकबिल इंतखाबात के बाद क्या होगा। आइंदा इंतखाबात में क्या वोट बैंक 4 जमातों यानी कि मुस्लिम लीग नून, PTI, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तकसीम हो जाएगा और यही जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट पर इतने एतराज़ात हैं तो फिर पीपल्स पार्टी अब तक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा क्यों बनी हुई है। पीपल्स पार्टी की मुस्तकबिल में सियासी हिकमत अमली क्या रुख इख्तियार करेगी। अब ज़रा हम बात करेंगे कि वो तो आपने बताया आपको कि बिलावल भुट्टो ने स्वात जलसे में क्या कहा, लेकिन कल का स्टेटमेंट उनका क्या था। चलें, ये सियासी इख्तलाफ नहीं है तो अब फिर आगे ये मामला किस तरफ जाएगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लग रहा है वाकई ये कोई सियासी इख्तलाफ नहीं है, ये एक मामला था तो बिलावल भुट्टो ने एक बात कह दी, ये आगे जाके जो बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि राहें भी जुदा हो जाएंगी, ये दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको या फिर ये वैसे एक बस बात थी? 1-2 चीज़ें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात यह है कि 2 मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, MLN भी और पीपल्स पार्टी, उसका अपना मंशूर है, उसका अपना मंशूर है और दोनों पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद मैं ये आपको बिल्कुल पूरे वसूख से कह सकता हूँ, एक ट्रैक रिकॉर्ड जो मैं 50 साल से ज़्यादा अरसे से सूरत हाल को देख रहा हूँ उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि मुल्क में सियासी, मुआशी या समाजी या कोई बहरान पैदा करने में पीपल्स पार्टी की तरफ से पेशरफ्त नहीं होगी। ये कम अज़ कम मैं एक पूरे वसूख से, इसलिए कि मैं उस ट्रैक रिकॉर्ड को जानता हूँ। बहुत सी चीज़ें फैलाई गई हैं, बहुत सी चीज़ों के मेरे पास भी सबूत थे और उस वक्त हम बातें नहीं कर रहे थे जब इलेक्शन हो रहे थे मेयर के। जी, पीपल्स पार्टी ने 70 में मुजीब का नहीं माना था मैंडेट और अब ये नहीं मान रही है, लेकिन उस सियासी बहरान में भी पीपल्स पार्टी का किरदार ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तेहरान में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मुजीब को इक़्तिदार में और अवामी लीग को शामिल किया जाए और उसके साथ बैठकर मुसालहत करें, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये जो तमाम लोग कह रहे हैं कि जी भुट्टो ने मुजीब का मैंडेट नहीं माना था, इन तमाम लोग रिकॉर्ड पर हैं कि भुट्टो ने मुजीब की हक में बात करके गद्दारी की है। वो सारे लोग रिकॉर्ड पर हैं, वो रिकॉर्ड सामने आएगा और लोग देखेंगे। तो मेरा ख्याल है बहरान पैदा करने में कम से कम पीपल्स पार्टी जो है वो आपको सामने नज़र नहीं आएगी। ये उसके रिकॉर्ड के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये देखे बात हो गई और उनकी बात भी जायज़ है कि भाई जो सलाम मुतासरीन है उनके लिए फ़ंड्स दिए जाएं, वरना तो फिर हम बजट नहीं मंजूर होने देंगे। तो आपको लगता है कि क्योंकि राना सना का बयान भी इसमें आया
कि इख्तलाफात तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे, यानी कि हुकूमत उनकी बात मान चुकी थी। लेकिन ख़बर ये है लगारी साहब कि आज भी वज़ीर आला जो हैं सिंध के वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात होनी है, उस पर पेशरफ्त अभी होनी है, यानी कि मामला अभी तक एक तरह से तातुल का शिकारी नज़र आता है फ़िलहाल। इशू होते हैं, ऐसा नहीं है कि इशू नहीं होते हैं, मसाइल हैं। आपको पता है कि सिंध कितना सैलाब से मुतासर हुआ, सराइकी बेल्ट खुद कितना मुतासर हुआ है, बलूचिस्तान कितना मुतासर हुआ है। अच्छा, फिर आपको बहरहाल आपके हालात कैसे हैं, मुल्क के अंदर इकोनॉमी की हालत क्या है, ये सारी सूरत हाल को भी पेश नज़र रख रहा है। हमें ये भी देखना है कि आपके पास तो बड़े आलमी वादे हुए थे कि आप 10-11 अरब डॉलर के आपके साथ वर्ल्ड बैंक के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के और यूनाइटेड नेशन के और बहुत से फोरम से वादे हुए थे कि आपको देंगे, वो पैसे भी बहरहाल आने हैं और फिर उसके बाद इन मसाइल की तरफ भी आपको पेशरफ्त करनी है। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन इशूज़ पर बात करती हैं हुकूमतें, क्यों नहीं करती हैं, सियासी लोग बात करते हैं और मुराद अली शाह वहाँ बात कर रहे हैं। और बात करना तो कोई ऐसा जुर्म नहीं होता है कि वो अपने अपने सूबे की सूरत हाल सामने रखेंगे, वहाँ पर जो मसाइल सामने आए हैं उनको सामने रखेंगे। ये पूरे का पूरा जो बालाई सिंध का इलाका और ज़ेरीन सिंध का इलाका जो से मुतासर हुआ है सैलाब से, बारिशों से, वो तो हमारे सामने है। हमने खुद देखा है कि खैरपुर नथनशाह डूब गया था, मेहर डूब गया था, सैदाबाद डूब गया, भान सैदाबाद डूब गया था, अपना सेवन के बहुत से इलाके डूब गए थे। और इधर आगे जाकर जो है वो कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर, ये सारे इलाके, घोटकी, यहाँ तो सैलाब की सूरत हाल थी। और फिर उसके बाद खैरपुर तक और नशोर फरोज तक ये सारे इलाके जो डूबे हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल पेश करना और जाकर बातचीत करना और डायलॉग का रास्ता अख्तियार करना, देखें ये सारे के सारे बातचीत चलती रहेगी, मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, इसकी बुनियाद पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, बातचीत होनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचे लगाई साहब, ज़रा फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं कि मुलाकात कब तक होगी या हो गई है। फहद, अपडेट्स क्या हैं आपके पास वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की मुलाकात के हवाले से? जी देखिए, सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी और नून लीग के कल हुए, एक दौर हुआ, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी थी उसमें। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि फौरी तौर पर 25 अरब रुपए बजट में मुख्तस करके रिलीज किए जाएं, लेकिन नून लीग जो है वो मुत्तफिक नहीं थी। बहरहाल आज दूसरा दौर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी टीम के हमरा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में एक्सपेक्टेड है कि वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और एक दफ़ा फिर ये मुतालबा उनके सामने रखा जाएगा वज़ीर आज़म के कि बजट में 25 और ये 1 पॉइंट एजेंडा है इस मुलाकात का कि 25 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं जो सैलाब मुतासरीन हैं, या फिर कोई और भी बात होगी? जी देखिए, बुनियादी एजेंडा तो इस मीटिंग का यही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता कुछ रोज़ से बरमला ये कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से सिंध हुकूमत के मुतालबात तस्लीम नहीं कर रही। तो मेन एजेंडा तो यही है। जाहिर है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उसके हवाले से भी बातचीत का इम्कान है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इस मुलाकात में शरीक नहीं होंगे। सिर्फ वज़ीर आला सिंध जो है वो अपनी टीम के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में जो नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी थी वो भी शिरकत करेगी और पीपल्स पार्टी के जो अरकान मुज़ाकरात में शामिल, तो मुज़ाकराती कमेटी में कौन कौन शामिल है जिसने कल भी मुज़ाकरात किए थे पीपल्स पार्टी? देखिए, उसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी सादिक हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान हैं, नवीद कमर, और इसके अलावा दीगर अरकान पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान में से कमर जमान कायरा भी इस मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं। ठीक है फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। ये सूरत है। अच्छा लगाई साहब, एक तरफ तो जाहिर है ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जब इत्तेहाद में होते हैं आप, लेकिन अब अगर वैसे तो ये साल है इलेक्शन का और इलेक्शन होते भी हैं, नज़र भी आ रहा है कि तमाम पार्टीज़, लेकिन हमें उस तरह की इलेक्शन कैंपेन नज़र नहीं आती हैं फ़िलहाल अगर हम हुकूमत की बात करें। आपको क्या लग रहा है कि क्या सूरत हाल बनेगी? अगर मैं बात करूं वोट के वाले से, जो हमारे इंट्रो में भी बात थी, मैंने इंट्रो में भी यही बात की कि वोट बैंक किस तरह तकसीम होता हुआ आपको नजर आता है? देखें, वोट बैंक तकसीम भी होते रहते हैं। वोट बैंक ऐसा भी होता है बाद दफ़ा स्लीपिंग वोट बैंक बन जाता है, जब उन्हें लोगों को ये यकीन हो जाता है या इस खदशा का इज़हार हो जाता है कि हमारे उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात कम है, तो वो कम ही बाहर निकलते हैं और वोट नहीं डालते हैं, तो उससे आपका टर्न आउट लो हो जाता है। ये भी होता है। बाद दफ़ा ये भी होता है कि
नया वोट बैंक पैदा होता है और वो जाकर फैसला कुन वोट डालता है। तो ये सूरत हाल तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके अंदर तो ये सूरत हाल है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे जाकर इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल अख्तियार करेगा। PDM के बारे में कभी भी ये नहीं कहा गया था कि ये एक इंतखाबी इत्तेहाद होगा। वो अलग अलग जमातें इसमें शामिल हैं और सब अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि ये देखेंगे कि कौन कैंडिडेट किसके साथ किस जगह पर कामयाब हो सकता है और उसके बारे में वो सीट एडजस्टमेंट का रास्ता अख्तियार करें। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इत्तेहाद जो है इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल में। अच्छा, ये आप चलें, ये तो हुकूमत की जो इत्तेहाद है फिलहाल उसकी दोनों पार्टी बड़ी पार्टियां उनकी बात हो गई। ये जो एक नई पार्टी वजूद में आई है जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसका सियासी मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं? मसला ये है कि ये एक तो ये कि ये जो हुकूमत बनी है PDM की हुकूमत, इसके एक हिस्से के तौर पर भी मौजूद रहे हैं और इसमें हमने देखा है कि एक फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार भी रहा है। फ्रेंडली अपोजिशन आपको लगता है कि ऐसा? सर, मैं आपसे मजीद बात करती हूँ। सर, कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब जरा ये क्लैरिटी कर दीजिएगा सर, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात के हवाले से बात की जा रही है कि अभी मुज़ाकरात कल भी हुए, आज भी वज़ीर आला इस्लामाबाद में मौजूद हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए, ये इख्तलाफात हैं या फिर ये वाकई सिर्फ और सिर्फ सलाम मुतासरीन के फ़ंड का ही मामला है? देखिए, एक तो हम मुख्तलिफ जमातें हैं, मुस्लिम लीग एक और जमात है, पीपल्स पार्टी, JUI, बाकी इत्तेहादी जमातें, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और सबके अपने अपने नुक्ता नज़र हैं। हम अपने अपने इख्तलाफात, अपने अपने नुक्ता नज़र के इख्तलाफ के बावजूद कॉमनैलिटीज़ के ऊपर इकट्ठे हैं। ये बेसिकली इत्तेहादी हुकूमत का असूल होता है। हमारे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इससे पहले भी रहा, अब भी है। इन दिनों एक अजीब सी बहस छेड़ी गई है कि शायद ये इस वक्त मुल्क के अंदर जो इलेक्शन की फिजा है उसकी वजह से इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, लिहाजा कुछ लड़ाई का माहौल है, तलखी का माहौल है, फला है, अलग हो रहे हैं। कतन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हम एक एतमाद के रिश्ते के साथ आगे बढ़े थे। हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे हैं। हाँ, इकट्ठे रहते हुए अगर हमारी प्रेफरेंसेस मुख्तलिफ हैं, बजट के अंदर जब भी कोई मौका आता है तो आपने देखा होगा, लगारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, ये हम सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कवर किया हुआ है सारे बजट को। बजट के अंदर जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो इवन हुकूमत के अपने वज़रा, उनके अपने मेंबर्स जो हुक्मरान जमात के होते हैं, वो सब शोर कर रहे होते हैं, सब एहतजाज कर रहे होते हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हैं, मुतालबे करते हैं, क्योंकि बजट के अंदर सबको अपने अपने हलकों के तरक्याती काम चाहिए, तनख्वाहों में इजाफे चाहिए, रिलीफ चाहिए, अगर कहीं टैक्स ज्यादा लग रहा है तो उसको रिलीफ। तो ये इख्तलाफात की सूरत हाल नजर आती है। जो इस वक्त हमारा और मुस्लिम लीग के दरमियान थोड़ा बहुत इशू आया वो था सिंध के अंदर फ्लड का। पूरे मुल्क के अंदर फ्लड आया, लेकिन सिंध के फ्लड विक्टिम्स का ज्यादा प्रॉब्लम आया और प्रॉमिस हुआ था फ्लड विक्टिम पूरे मुल्क के, जो सिर्फ सिंध वाले नहीं, पूरे मुल्क के, कि हम आपको मकान देंगे, मकानों के लिए उनके जो डैमेजेस उनको पूरा करेंगे। उसमें एक असेसमेंट हुई थी जो तकरीबन $16 बिलियन से जायद की थी। उसमें से कुछ पैसा आधा पाकिस्तान ने देना है, आधा डोनर्स ने कमिट किया हुआ है। तो उस पैसे का या उसके इस्तेमाल का या उन लोगों की रिहेबिलिटेशन का जो बड़ा हिस्सा था वो हाउसिंग का था। आगाज उससे होना था। जो तो उनके खाले, नाले, सड़कें, वो रिहेबिलिटेशन का काम है वो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया और इसी तरह बाकी सूबाई हुकूमतों ने भी किया। लेकिन जो उनकी हाउसिंग की सपोर्ट करनी थी उसमें वो भले है तो एक लार्जर डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा, लेकिन फौरी तौर पर रखा जाना कुछ जरूरी था। सिंध गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ पैसे रखे। फेडरल गवर्नमेंट के बजट में उस तरह चंक नहीं रखा गया था। मकसद ये नहीं था कि वो इग्नोर हुआ, लेकिन उन्होंने उसको दूसरे रंग में कवर करना चाहा। हमारी ये था कि नहीं, इसकी प्रायोरिटी इधर नहीं, इधर होनी चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए। उसके ऊपर वो सेटल हो गया। इसी तरह बाकी इश्यूज हैं, जो इश्यूज आए, बैठ के डिस्कशन होती है। एक जमात के अंदर
तब कोई इशू आ जाता है ना जी, तो जमात के अंदर बड़ी बहस होती है कि ये काम होना चाहिए। एक ग्रुप कहता है हाँ, दूसरा कहता है ना, दोनों में बड़ी आर्गूमेंट्स होते हैं और उन आर्गूमेंट्स के बाद अल्टीमेट डिसीजन होते हैं। तो डिसीजन देखे जाते हैं, अंदर होने वाली डिस्कशन पीपल पार्टी की सीईसी में बड़ी डिस्कशन होती है, कोर कमेटी में बड़े इख्तलाफात होते हैं, मुस्लिम लीग के अंदर होते हैं, हम जब हुकूमत में बैठते हैं तो कैबिनेट में होते हैं। लाजम नहीं है कि पीपल्स पार्टी या दीगर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह होता है, एक जमात में भी होता है। कायरा साहब, 2 सवाल बस मैं आपसे एक साथ करना चाहती हूँ कि एक तो मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई, ये 25 अरब के जो फंड मुख्तस करने का मामला था। दूसरा, राना सना ये कह रहे हैं कि ये तो हम पहले ही उनके सारे मामलात हल कर चुके थे, उनके इस बयान से पहले जो उन्होंने जलसे में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ने कहा ये उनको सूट करता था, एक सियासी बयान था इसलिए उन्होंने दिया। उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल दे दें आप। देखिए, सियासी बयानात होते हैं, राना साहब अपने बयान देते रहते हैं, हम अपने देते रहते हैं, हम सियासी जमातें हैं। हर जमात ने कल इलेक्शन लड़ना है, उसकी अपनी कंस्टिट्यूंसीज है, लेकिन ये मामला एड्रेस नहीं हुए थे तो बातें हुई ना, लेकिन हो गए। अब पेश होती जी, वरना तो ये होना जी, अगर बजट पेश हुआ जी और एज सच वो पास हो जाएगा तो फिर तो एक पहले दिन ही पेश हो और पास हो जाए। बजट इसीलिए पेश किया जाता है कि ये हमारी तजावीज है, इसके स्टेक होल्डर्स को उस पर एतराज करने का, उस पर अपनी राय देने का हक है और फिर उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करके फाइनल बजट पास किया जाता है। तो हमने बजट फाइनल पास होने से पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी तजावीज दी हैं, जिसको समझ लिया जाएगा और मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमरज़बान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लगाई साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना तज़िया पेश किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और समंदरी जो हादसा था उसकी बात करते हैं तो यूनान के गहरे समंदर में मुसाफिरों से भरी सिर्फ कश्ती ही नहीं डूबी, कई ख्वाब भी डूबे, उम्मीदें भी डूबी, सहारे भी डूबे, आंखों में सुहाने सपने सजाए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की ख्वाहिश की खातिर खुद को लिटोरों और समंदरों के हवाले करने वाले अपने पीछे रंज और अलम की अनमट दास्तान छोड़ गए। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी कई पाकिस्तानी मौत के इस खेल को मुंतखब करके मछलियों की खुराक बन चुके हैं। ऐसे वाक़यात पहले सालों में सुनने में आते थे, अब महीनों में रोनुमा होने लगे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है इसकी? मुल्क के मुआशी हालात और उसके ज़िम्मेदार हैं या फिर इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क बहुत मजबूत हो गया है? आखिर क्यों नौजवान मौत के इस खेल में हिस्सा लेने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है और उनसे कबल जो गए उनके साथ क्या क्या हुआ? फिर भी क्यों ये सब ख्वाबों के पीछे भाग रहे हैं? यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले हर फर्द की अपनी ही एक कहानी है और उस कहानी में गुर्बत है, हालात की बेहतरी के लिए जद्दोजहद है। सिर्फ गरीब नौजवान ही नहीं, पढ़े लिखे नौजवान भी इस तगोदोद में हैं कि कब मौका मिले और वो कब मुल्क को छोड़ के खैराबाद कह दें। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हमारे अपने मुल्क में रोज़गार के मौके नहीं और नौजवानों पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे पैसे कमाने का, पीछे बहनों की जिम्मेदारियां निभाने का, उनकी शादियां करने का, पूरे कुंबे को चलाने का। अव्वल तो उनको नौकरी नहीं मिलती और अगर मिल भी जाए तो वो अखराजात ही पूरे नहीं कर पाते। और ऐसे मायूसी के हालात में उन्हें यूरोप की चकाचौंध ज़िंदगी मुतासर करती है। फिर वहाँ का रुख करने के लिए वो हर हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो तरीक़ा हो कानूनी, चाहे वो तरीक़ा हो गैर कानूनी। आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत या फिर आंखों में मुस्तकबिल की बेहतरी के ख्वाब सजाने वाले लोग? कौन करेगा इन हादसों का मदावा? आखिर कब तक यूरोप के साहिल पाकिस्तान से जिंदा भागने वालों को लाशों की सूरत उगलते रहेंगे? आखिर कब तक पाकिस्तानी माओ बहनों और बेटों से उनके सहारे छीने जाते रहेंगे? आखिर कब तक हुक्मरान इन असबाब पर गौर करेंगे कि क्यों नौजवान धड़ाधड़ मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं? और कब मुल्क में बेहतरीन रोजगार के मौके मैसर होंगे? कब ये मौत का खेल ख़त्म? बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर से इनका ताल्लुक़ भी है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सारिम बंडी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजी रहनुमा हैं। सारिम साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले हमने कुछ बात की है मुख्तलिफ शहरों में लोगों से कि वो क्या प्रेफर करेंगे, मुल्क में रह के कमाना, या अगर उनको भी चांस मिले तो क्या वो मुल्क छोड़ के जाना चाहेंगे? तो ज़रा सुनिए लोग क्या कहते हैं, फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
पढ़ लिख के ना बाहर ही जाना है, मैंने इधर रह के कमाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल जो 40-50 हज़ार की नौकरी है ना उससे कुछ नहीं बन रहा। हमारा मुल्क जो है वो गिरता जा रहा है। अगर हम यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हम रह के जो है वो रोज़गार तलाश करना चाह रहे हैं, ये भी एक मुश्किल सी बात हो गई है। यहाँ पर रोज़गार मिलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जैसा कि ये हादसा हमारी नज़रों के सामने है कि किस तरह जो है वो लोगों ने जो है वो जो उनकी जमा पूंजी थी वो लगाकर उन्होंने मौत ख़रीदी है। बाहर के मुल्क में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको स्टेबल होने के लिए काफ़ी अरसा चाहिए, जो कि वहाँ पे फिर आप मेहनत करेंगे और उसके बाद फिर आप स्टेबल होंगे। यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं स्टेबल होती तो हमें मजबूरन बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा, रोज़गार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, फिर हमने जाकर वहाँ ही मेहनत मजदूरी करके मशक्क़त करके अपना फ्यूचर बनाना है। दूसरे ममालिक जो है ना उनमें उनकी करेंसी की वैल्यू ठीक है, तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ कोई काम करूँगा तो उसमें ना वैल्यू बन जाएगी। अगर मुल्क में हमें रोज़गार मिले, अगर हमारी मईशत स्टेबल हो, किसका दिल करता है अपने बच्चों को या अपनी बीवी को या अपने वालदैन को छोड़ के बाहर जाए। बाहर तो लोग मजबूरी में जाते हैं, परदेश कोई खिलौना या कोई मजाक नहीं है कि कोई उठ के चला जाए। ये तो भूखे नंगे लोग बेचारे, जिनको कहते हैं अब ये भूख से फाकों से मरना बेहतर है, बल्कि डेंकियाँ लग रही हैं आजकल। आपने देखा लोग कितने मर रहे हैं, किसको शौक है बताएं ज़रा। हमारे पास इतने पैसे नहीं, अगर हम लीगल तरीके से जा सकें तो कमाना तो हमारा भी दिल करता है, बाहर जाके हम कमाएं, पर इतने महंगाई है हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के हालात तो ऐसे ख़राब हैं, तो इधर तो खैर सिस्टम नहीं चलता, तो बेहतर ये है कि बाहर ही कहीं मतलब बंदे का अगर कोई सिस्टम बनता है तो बंदा बाहर ही चला जाए, वो बेहतर होता है। बाहर जाके कमाना चाहते हैं लेकिन बाहर जाने के लिए अखराजात नहीं है हमारे पास और इलीगल तरीके से जा नहीं सकते। देखें, अपना घर छोड़ने को दिल तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे रहना इस कदर मुश्किल कर दिया गया है। हम स्टूडेंट्स हैं लेकिन हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही। दूसरे ममालिक के आप अंदर देखें तो स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ साथ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इंसान यहाँ पे पाकिस्तान में रह के कोई कमाई कर सकता है। मुझे आज मौका मिले मैं आज बाहर निकल जाऊँ। यहाँ पे आपको पता कि गरीब आदमी के हालात कैसे चल रहे हैं। इस हालात में जो पैसे की कमाई है और सर्विस डिलीवरी है, तो साथ साथ हम जन्नत भी कमा रहे हैं। बाहर अगर हम जाते हैं तो हम सिर्फ डॉलर्स कमाएंगे, क्योंकि इधर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हैं। हमारी जो आवाम है उसकी कमर टूट चुकी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने सुना कि हर कोई ये चाहता है कि इस महंगाई के दौर में वो अपने घर वालों को बेहतर मुस्तकबिल दें। 2021 में ये तादाद 2,88,000 थी नाजरीन, 2022 में ये बढ़कर 8 लाख से तजावुज़ कर गई और 2023 में अब तक पेशा वराना 2 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही मैं गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी और सारिम बर्नी साहब भी मेरे साथ ही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, क्या वजह है ये महंगाई, मुआशी बदहाली, ये सूरत हाल के लोग चाहे वो कानूनी तरीक़ा हो या गैर कानूनी अपना मुल्क छोड़ के बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में लाखों रुपया लोगों को दे देते हैं और फिर मौत को गले लगा लेते हैं। ये इतनी मायूसी जो फैल रही है हमारे नौजवानों में, इस मायूसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक वाक़या हुआ है ना, ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है और इसकी बहुत सारी तहें हैं, वो सिंपल एक हादसा नहीं है। और सबसे बुनियादी तो इसकी वजह यह है, और जो कि फौरी तौर पर लोगों से बात करने की ज़रूरत है जिसकी, कि मुल्क से बाहर जाने का एक कानूनी तरीका होता है और उस कानूनी तरीके को इख्तियार करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है और पाकिस्तान जो है वो उसमें ह्यूमन रिसोर्स की बहुतात है। लेकिन हमारी कमकिस्मती ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं और वो लोग जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, वो इस ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी किस्म का कोई ज़ाब्ता नहीं बना सके। मेरे ख्याल में तो ह्यूमन रिसोर्स का पूरा डेटाबेस बनाना चाहिए और ऑफिशियली हमारी हुकूमत को स्पॉन्सर करके इन लोगों को बाहर भेजना चाहिए। एक तो ये है सबको बताने की बात कि आप कोई गैर कानूनी तरीका ना इख्तियार करें, मगर ये सिर्फ मसले का हल नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई नौजवानों के लिए रोजगार के जराए बहुत महदूद हैं, खास तौर पर वो बच्चा नौजवान। जी डॉक्टर साहब, अच्छा सारिम बर्नी साहब, अभी जो बात की बड़ी अच्छी बात लगी डॉक्टर साहब की
कि ममालिक आपस में, यानी कि पाकिस्तान उन ममालिक के साथ, यूरोप के साथ या बरतानिया के साथ कोई ऐसा मुआहदा कर ले कि उनको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उनको काम करने वाले लोग चाहिए, यहाँ पर लोगों को अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए उन मुल्कों को जाना पड़ता है, तो हुकूमत कोई ऐसा मुआहदा करे, कोई तरीक़ाकार अपनाए कि लोग इन एजेंटों के हाथों पे ना चढ़ जाएं, इनके हत्थे ना चढ़ें। लाखों रुपए भी देते हैं और बेचारे पर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरी बहन बिल्कुल डॉक्टर साहब अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा। लेकिन बात यह है, पहले हमारी सूबाई या वफाकी हुकूमत को ये तो पता हो कि हमारे पास प्लम्बर कितने, इलेक्ट्रिशियन कितने, लेबर वर्क वाले कितने हैं, या दीगर और चीज़ें टेक्नीशियन कितने हैं। हमारे यहाँ तो कोई डेटाबेस, कोई सिस्टम, कोई निज़ाम है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा होता भी है, पहले होता था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी ये सब कुछ होने लगा। फिर क्या होता है, आज मुझे लालच तो है, मैं बाहर चला जाऊं, मैं सऊदीया चला जाऊं, मैं यूरोप चला जाऊं, मैं काम वहां मैं जाता था, एग्रीमेंट करके जाता था, वहां मेरा दिल नहीं लगता था, कभी अम्मी याद आती थी, कभी बीवी याद आती थी, कभी बच्चे, फिर मैं तोहमतें भी लगाता था, कभी सच भी होता था, कभी झूठ। ये सारे निजाम हमारे ही लोगों ने खराब किए हैं। लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा एक सानिया हो गया है, अब आंखें खुली हैं पाकिस्तान की भी, दुनिया की भी, तो मैं भी यही चाहता हूं कि अब इसको बेहतर वे में आकर के इसको काम करें। इसमें आप अगर नेट पे जाकर के इसकी जो है ना वो एंट्री शुरू कर दें, टेक्नीशियंस की, प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियंस की, और उसमें ये भी डालें कि वो कौन लोग हैं जो खलीजी ममालिक की तरफ जाना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो अमेरिकी या यूरोपीय ममालिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक डेटा आएगा। जब डेटा आएगा तो हमारी हुकूमतें बाहर के ममालिक से राब्ते करें, बातें करें। कुछ ऐसे मरासिब हमने सबसे तो बिगाड़ी हुई है, हर मुल्क से तो बिगाड़ी हुई है। हर मुल्क से हमारा इतना ही वास्ता रह गया है कि हम भीख मांगने के लिए जो है ना, जो भी बड़े ममालिक हैं उनके बाद भीख मांगने के लिए हम चले जाएं और भीख लेकर के हम आ जाएं। हमारे पास इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए, लेबर को फरोग देने के लिए, किसी निज़ाम को, मैन्युफैक्चरिंग को कोई तरीकेकार नहीं है। पूरी हुकूमत भिखारीपन पे, ये आज की नहीं बात कर रहा, मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं हर हुकूमत की बात करता हूं जब भी करता हूं मैं, और पूरी कौम भी इसी में लग गई है कि हम किस तरीके से जाके किससे मांग करके बस अपना गुजारा कर लें हम। तो जब हम मेहनत की तरफ जाएंगे, किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो यकीनन बेहतरी आएगी। आप देखें, आप कभी सफर करें इंटरनेशनली, दुबई से फ्लाइट लें, आप देखें दुबई से कराची और कराची से दुबई तक के कौन से किस टाइप के पैसेंजर होते हैं और उसके बाद किस टाइप के मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन फर्क को भी हमें समझने की जरूरत है। हमें अपने लोगों को जब पाकिस्तान से भेजें तो उनको उठना, बैठना, कपड़े पहनना, क्या यही तो प्रॉब्लम है सर। आप जैसे लोग बहुत समाज की रहनुमाई कर रहे हैं सारिम बर्नी साहब, और आप काम भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप दोनों को लेने का मकसद आज यही है कि आप नौजवानों की रहनुमाई करें। हमारे नौजवानों की तरबियत की और रहनुमाओं की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, नौजवानों को हमेशा आपकी स्पीचेज़, आपका तरीक़ेकार, आपका रहनुमाई का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो अच्छे नौजवान भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ताकि वो चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, IT से रिलेटेड लोग हों, वो भी नहीं रहना चाहते इस मुल्क में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी वो मुनक़ता हो गया था कुछ लोड शेडिंग की वजह से। देखिए, गुजारिश है कि मैंने बीच में कुछ बातें सुनी नहीं। जो हमारे नौजवान है ना, वो हमेशा नौजवान अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं, और उनके रोल मॉडल्स वो होते हैं जो उनके मुल्क में उनको तरक्की किए हुए लोग नजर आते हैं। हमारे यहाँ 5-6 किस्म के तबकात हैं जो बज़ाहिर लोगों के सामने तरक्की किए हुए नजर आते हैं माली तौर पर, मगर वो जितने भी तबकात हैं उन सब के मफादात मुल्क से बाहर वाबस्ता हैं। यानी कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके बाहर जायदादें नहीं हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, यही तो असल बात है ना। सॉरी टू कट यू, मुझे आपको यहाँ पे कट करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको दोबारा आपसे बात करती हूँ, आप मेरे साथ ही रहिएगा। जी डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपनी गुफ्तगू। चाहता था कि हम मसाइल की बीन बजाने की बजाय कोशिश करें कि मसाइल के हल के लिए सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। वो मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज कर देता हूँ। एक तो यह है कि हमारे जितने नौजवान हैं उनको जो उनकी स्किल है उसके सिलसिले में नौकरी तलाश करने की बजाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और आजकल यह है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मुमकिन है, और जिसमें आप डॉलरों में पैसे कमा सकते हैं, मगर प्रॉपर तरीके से अगर आपको अपनी स्किल को मार्केट करना आता हो तो। एक ये बात है, इस पर कोशिश की जाए। महदूद वक्त में मैं आपको पहले ये बात बता रहा हूं। दूसरी अहम बात यह है कि उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनको मुल्क से बाहर जाना है तो उसका जो लीगल तरीका है उसको इख्तियार किया जाए। तीसरी जो अहम है
वो मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूं हमारे वो तमाम लोग जो कि इस वक्त लड़ रहे हैं इस बात के ऊपर कि किसने क्या बयान दिया, किसी ने ट्विटर में क्या किया और कौन सा असेंबली कब टूटेगी, असेंबली नहीं, यानी इस तरह की बिल्कुल लायानी गुफ्तगू। लायानी का मतलब ये होता है जिसका ना दुनिया का कोई फायदा ना कोई दीन का फायदा। हमारे नौजवान के लिए हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। हुकूमत माँ की तरह होती है, जैसे बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त करना माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान के 80-82 वजीरों में से एक को वजीर बराए रोजगार नौजवान मुकर्रर कर दिया जाए, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक मोटा सा तरीका आपको बता देता हूं कि नादरा का जो डेटाबेस है वो बहुत इफेक्टिव डेटाबेस है। उसमें एक खाना कर लिया जाए कि नंबर 1 कि आप बेरोजगार हैं या रोजगार पर हैं, बिल्कुल, और दूसरा एक खाना ये कर लिया जाए कि आपकी स्किल क्या है। सही। और 18 से 35 साल के नौजवानों को एक क्लिक के ऊपर आपको लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा तरीकेकार। और एग्जाम्पल अगर ये पता लगे कि इस्लामाबाद के अंदर 5 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, और ये लेकिन रोजगार के मौके फराहम करना भी सर हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। बात प्लीज मुकम्मल करें मेरी बात। और पता लगे कि उसमें से 300 लोग ऐसे हैं जो कि मोटर मैकेनिक का काम जानते हैं, तो हुकूमत ने सिर्फ ये करना है कि होंडा को, सुजुकी को, किया को और ये जो भी टोयोटा को, इनको 1-1 एकड़ जमीन इस्लामाबाद के नवा में कहीं लीज पर देनी है। ठीक है सर। और इन्हें कहना है कि 5 साल वक्त की कमी है सर। आपने बड़ा अच्छा, आपका पॉइंट आ गया सर, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, और बड़ा ही आपने अच्छा मशवरा दिया है, और यकीनन हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल भी करे। डॉक्टर साहब का जो मशवरा है, सारी मंडी साहब आप क्या कहेंगे नौजवानों के लिए, और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रोकथाम के लिए हुकूमतें जो है वो अपना किरदार अदा करती हैं, जो कि नहीं कर रही। अब आप ये देखें ना, माजरत के साथ मैं एक आपको नहीं कह रहा, आपके चैनल को नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ, कितनी अहम गुफ्तगू हो रही थी 300 से ज्यादा इंसानी जानों पे, और क्रिकेट बोर्ड को हम लेकर के आ गए बीच में। हमने अहम चीज काट के, अब ये सोचें जो जिनके लवाकिन रो पीट रहे होंगे अपने बच्चों की खबरें देखने के लिए, वो अभी देख रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन आया है और वो क्या कर रहा है, या अभी कोई मिनिस्टर साहब आ जाएंगे फजूल की बातें कर रहे होंगे, इस बात को काट दिया। हमारी तरजीहात क्या है, हमें ये देखने और सोचने की तरजीहात क्या है। ये हमारा एक माहौल बन गया है, यानी जैसे किसी चीज के मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स नहीं आते, ये हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स आए हुए। हम सब ये नहीं सोचते कि इस बात से, अगर मैं टीवी पे बैठा हूं, मैं कोई अल्फाज कह रहा हूं, तो मैं ये नहीं सोच रहा कि इससे नतीजे क्या निकलेंगे देखने और सुनने वालों के लिए। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि मेरी वाह इसके अंदर हो जाती है या नहीं होती, मेरी बेहतरी होती है नहीं होती। तो ये जिस दिन हमने सोच बदली तो बेहतरी जरूर आएगी। मगर एक चीज देखें, सब चीजें हम उठा करके हुकूमत पे डाल देते हैं। हम हमेशा हुकूमत को चोर कह के अपने आप को ईमानदार बना लेते हैं। लेकिन कौम हमें सुधरने की जरूरत है, और आपकी बात इसलिए भी दुरुस्त है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। अब जैसे चैनल है, उसकी प्रायोरिटीज हैं, उसने अपनी खबरों को, तमाम खबरों को टाइम देना है, तो वो हर जगह की प्रायोरिटीज सेट करने की बात है, इस तरह माशरे की भी होती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, बहुत शुक्रिया सारे। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आखिर में कोर्ट की खबर पर क्विकली बात करेंगे। एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से मुलाकात की है। उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, किन केसेस पर बात हुई है, हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमें बताएंगे, हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी तैयब, मुझे बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन वकला सरदार लतीफ़ खान खोसा और चौधरी एतजाज एहसन ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके चैम्बर में जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुलाकात की, और मुलाकात की जो तकरीबन टाइमिंग रही, तकरीबन 1 घंटा जो है वो इन सीनियर वकला की जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, चाय पर गपशप भी हुई और कानूनी अमूर के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई। लेकिन साथ साथ जो है वो ये है कि आजकल अदालत के अंदर छुट्टियाँ हो चुकी हैं, और 15 जून से लेकर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक जो है वो अदालती छुट्टियाँ हैं। मोस्टली जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर चले गए हैं, और जो केसेज हैं वो नहीं लगाए जा रहे। तो इसी वजह से दोनों सीनियर वकला ने जो है वो चीफ जस्टिस के पास गए, क्योंकि चौधरी एतजाज एहसन की जानिब से सिविलियन का जो ट्रायल होना है फौजी अदालतों में, उसको बरह रास्त चैलेंज किया गया, और उसमें जो वकील हैं वो सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं। और इसके साथ साथ सरदार लतीफ़ खान खोसा ने भी एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, और वो दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक है, जिनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में या बलूचिस्तान के बिल्कुल सही, उसमें भी एक मामला है। बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।